बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर इजाज़ जुवैद लक हमारा यूट्यूब चैनल है। उस पर हम मोस्टली 99.9% हम वीडियोस आई से मुतल्लिक लगाते हैं। आई की जो डिजीज़ हैं, आई की डिजीज़ का मैकेनिज़्म, उनकी एटियोलॉजी, उनका ट्रीटमेंट और उनकी कॉम्प्लिकेशन से मुतल्लिक, और उसमें काफ़ी नॉलेज होता है। और हमेशा हम कहते हैं कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इन एडिशन टू डैट एक और चीज़ हम कहते होते हैं कि उसके बारे में फीडबैक दिया करें। फीडबैक दो तीन किस्म का होता है, नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव, और एक फीडबैक होता है जो क्वेश्चनेयर पे बेस करता है, जिसको पढ़ के हम और अपने आप को इम्प्रूव कर लेते हैं। तो इसलिए फीडबैक की और सब्सक्राइब करने की और शेयर करने की हमेशा हम जो है ना गुजारिश करते होते हैं। तो सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन के बारे में हम बात करना चाह रहे थे कि ये क्यों होती है। एक्चुअली तो कुछ मैकेनिज्म होते हैं बॉडी में जिसकी वजह से ये आँख की बीमारी हो सकती है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनमें ये इसके होने का ज़्यादा चांस होता है, ये दिखाना। रिस्क फैक्टर: इंक्रीजिंग एज, हाइपरटेंशन और हाइपरलिपिडेमिया, खून में चर्बी की ज़्यादा मकदार, शुगर, और काला मोतिया, ग्लाकोमा, अगर पेशेंट को ग्लाकोमा। लेकिन ग्लाकोमा के बारे में एक और बात मैं करूँगा कि ग्लाकोमा अगर हो तो उसमें सीआरबी हो सकती है, सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन, या सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन की वजह से अगर ट्रीट नहीं किया है तो फिर भी ग्लाकोमा हो सकता है, और बहुत मुख्तलिफ किस्म का और बहुत कॉम्प्लिकेटेड ग्लाकोमा हो सकता है। और ओरल सेप्टर, एंट्रासेप्टर पिल्स, स्मोकिंग, डिहाइड्रेशन, और कोई ब्लड की पॉलीसाइथीमिया या इस किस्म की डिजीजेस, इन वजह से ये हो सकता है। और इसमें एक अहम चीज जो डिहाइड्रेशन है कि अगर पानी की इनटेक कम है तो उसमें भी हो सकता है। वो होता क्यों है? एक्चुअली आर्टरी और वेन, ब्लड में जो सर्कुलेशन है वो दो मैकेनिज्म से होती है। दो, एक आर्टरी होती है जो ब्लड को ले जाती है, एक वेन होती है जो पीछे ले आती है, और जब उनका कनेक्शन होता है तो कैपिलरीज होती है। आंख में क्या होता है कि आर्टरी और वेन एक कॉमन शीट के अंदर पड़ी होती है। तो जब भी कोई बीमारी होती है इस तरह के फैक्टर्स में, तो वो आर्टरी की थिकनेस हो जाती है। जब थिकनिंग हो जाएगी तो उसके साथ पड़ी हुई जो उसकी हम साइकी में वेन पड़ी हुई है वो कंप्रेस हो जाएगी। कंप्रेस होगी तो क्या होगी, वो ब्लड सप्लाई आगे नहीं जाने देगी। जब ब्लड सप्लाई आगे नहीं जाएगी तो अस्कीमिया हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाएगी उस एरिया में। जब ऑक्सीजन की मिकदार कम होगी तो टिश्यू नेक्रोज होने या डेड होने शुरू हो जाएंगे, हाइपोक्सिया होगा, और उससे वेजेफ रिलीज हो जाएंगे, वेजो प्रोलिफरेटिव सब्सटेंसेस। और ये वेजेफ जो हैं जो न्यू वेसल्स बनाते हैं, ब्लीडिंग करते हैं, ये हम फोटो में दिखाएंगे कि जब ये वेन अक्लूड हो जाती है तो उससे क्या होता है, हेमरेजेस हो जाते हैं। कैपिलरी की एंडोथेलियम, जो कैपिलरी है, इसकी जो लेयर है उसके ऊपर जो पेरिसाइट्स हैं और जो एंडोथेलियम है वो डैमेज हो जाती है। डैमेज होने से जो ब्लड लीक हो जाता है, लीक होने से वो डिफरेंट टिश्यू में, रेटिना के टिश्यू में इकट्ठा हो जाता है। जब रेटिनल टिश्यू में इकट्ठा होता है तो वो कई जगहों पे प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। उससे नज़र पे इफेक्ट हो जाता है, मैकुलर एडिमा हो जाता है। मैकुलर एडिमा हो जाएगा तो नज़र कम हो जाएगी। तो करना क्या है, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना है। इनको कंट्रोल करने के बाद क्या करना है, उसका इलाज करना है। सारी चीज़ों का इलाज करने के बाद उससे आँख की तरफ आना है, तो उसका आँख का पूरा मुआयना करने के बाद उसकी नज़र, उसका स्लेट लैम्प एग्जामिनेशन, उसकी एंजियोग्राफी और उसका ओसीटी करना है। ओसीटी और एंजियोग्राफी बेस पे उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा आँख के मुतल्लिक। उसमें इंजेक्शन लग सकता है, एक इंजेक्शन, दूसरा इंजेक्शन, तीसरा इंजेक्शन, मुख्तलिफ वक्फे से। और इंजेक्शन की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ाई भी जा सकती है, और इंजेक्शन के साथ लेज़र भी एक ऐड अप की जा सकती है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद देखना यह है कि इसकी वजह से ये ग्लाकोमा या और कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। तो इसकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है, अल्टीमेटली नज़र जा भी सकती है। तो इससे मुतल्लिक फीडबैक और कोई क्वेश्चन हो तो मोस्ट वेलकम डॉक्टर इजाज़ जो है।